नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल यूट्यूब फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह कार्यक्रम आप स्त्री काल के वेबसाइट www.strikal.com पर भी देख सकते हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे साहित्य संस्कृति की अकादमियों में ऊंची जाति के हिंदू मर्दों का राज। और ये जो अकादमियां हैं साहित्य और संस्कृति के नाम पर जो स्थापित हैं और काम कर रही हैं, साहित्य संस्कृति को लेकर के भारत सरकार और अलग अलग राज्यों के हजारों करोड़ की फंडिंग है। और इसके अलावा साहित्य संस्कृति की अपनी एक सत्ता भी होती है। तो ये इस फंडिंग से और इस सत्ता से कौन लाभान्वित होता है, और उसके इन अकादमियों के भीतर जैसे साहित्य अकादमी है, जैसे और भी बाहर से भी संस्थान रहे, भारतीय ज्ञानपीठ था, संगीत कला अकादमी है, अलग अलग राज्यों की अकादमियां हैं, कई सारी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हैं, साहित्य सम्मेलन कई सारे हैं। तो और अलग अलग राज्यों में साहित्य और संस्कृति के नाम पे भी कई सारी अकादमियां रही हैं। कहीं कहीं तो एक परिवार का वर्चस्व रहा है अध्यक्ष और चेयरमैन के रूप में। कुछ राष्ट्र जैसे राष्ट्रभाषा प्रचार समितियों में और हिंदी के नाम के अलग संस्थाओं में नागरिक प्रचारणी सभा और कई जगह बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी। एक उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग साहित्य अकादमी को लेते हैं तो साहित्य अकादमी में आपको गैर ब्राह्मण, गैर ऊंची जाति के पुरुषों के अतिरिक्त जो जिनको साहित्य अकादमी का सम्मान मिला है, उसमें आप खोजते रह जाएंगे प्रतिनिधित्व। बमुश्किल अधिकतम ब्राह्मणों को, कुछ कायस्थों और राजपूतों को अब तक, और ऊंची जाति हमने के मर्दों की बात की ही, 5 महिलाओं को अब तक मिला है। उसमें भी कोई गैर ब्राह्मण समूह से या गैर ऊंची जाति समूह से कोई नहीं है। अब तक मुसलमान भी का भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है हिंदी के साहित्य अकादमी सम्मान को लेकर के मैं कह रहा हूँ। और खास करके मुसलमान, यदि नासिरा शर्मा में नासिरा शब्द को देखें तो वो नासिरा शर्मा भी अब शर्मा है, शर्मा भी है उसमें, और नासिरा तो खैर है उनके मूल से, यदि उनको छोड़ दें तो फिर कुल मिला करके ये स्थिति रही है साहित्य अकादमियों की, साहित्य अकादमी की। और ऐसी ही स्थिति राज्यों की अकादमियों की है। छत्तीसगढ़ के बारे में अभी पता चला, छत्तीसगढ़ में भी साहित्य अकादमी आई है और वहां के हिंदी संस्थानों पे एक खास परिवार का वर्चस्व रहा है। अभी पिछले साल साहित्य अकादमी जो वहां स्थापित हुई है, वहां ईश्वर सिंह दोस्त, और इसमें वाम दक्षिण सबका भेद मिट जाता है। कुछ राज्यों ने दलित साहित्य अकादमियां शुरू की हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में, और अच्छी शुरुआत है। वहां जिनको अध्यक्ष बनाया गया, मनोरंजन व्यापारी, उपाध्यक्ष बनाई गई कल्याणी ठाकुर, तो एक अच्छी पहल है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी कोशिश थी। तो आज इसी विषय पर हम लोग अगले 1 घंटे में, हमारे साथ वरिष्ठ लेखिका मैत्री पुष्पा हैं, उनसे बातचीत करेंगे और साहित्य के माहौल के बारे में भी बात करेंगे, अकादमियों को लेकर के अलावा जाति और जेंडर को लेकर के। हमारे साथ अनीता भारती हैं, लेखिका और दलित लेखक संघ के अध्यक्ष भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, मैत्री जी और अनीता जी। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। कुल मिलाकर के ये एक सीन है जो हमने रखा सामने। ये जो आर्थिक सत्ता है और सम्मान की भी सत्ता है, तो उस पर जिस प्रकार से हाई कास्ट हिंदू मेल काबिज हैं, चाहे उसके सदस्य के रूप में भी, उनके समितियों में भी, और जो सम्मान आदि मिलते हैं उसमें तरह तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, उन सब में रिप्रेजेंटेशन का घोर अभाव है केंद्र और राज्य दोनों के ही अकादमियों। तो पहली टिप्पणी अनीता जी से लेते हैं, फिर मैत्रेयी जी से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जब इन लोगों ने लेखन शुरू किया है तो वहां भी अकादमियों के बाहर भी क्या स्थिति। कुछ अकादमी ऐसी भी हैं, मैं इन लोगों को बोलने के पहले याद दिलाता हूँ, अकादमी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उनके कार्यक्रमों पर भी जाति और जेंडर वाइज एनालिसिस होना चाहिए। वहां से मिल रहे फेलोशिप का भी एनालिसिस होना चाहिए। तो अनीता जी, कोई दिक्कत है आपकी ओर? लगता है कोई नेटवर्क इशू है। तो मैडम, सबसे पहले आपसे ही बातचीत करते हैं कि इन अकादमियों की जो स्थिति, जो मैंने अपनी शुरुआती बात कही और जो विषय है, उस पर आप अपनी बात करें।
मुझसे पूछ रहे हो? जी मुझसे आपसे। पूछ जी जी सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हिंदी अकेडमी की उपाध्यक्ष भी रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो हिंदी मुझे अंदर हिंदी तक का अकादमी पता है। दिल्ली, ये नोट करा दूं, सॉरी, ये परिचय में भी मुझे बोलना ही चाहिए था। कोई और बात नहीं। हिंदी अकादमी दिल्ली की उपाध्यक्ष रही। जी हाँ, तो मुझे अंदर तक की बातें पता है सब है, इसलिए बात लेखन की है। पहले लेखन पे आ जाते हैं। अकादमी तो इनाम देती हैं या लेखन के लिए मदद भी देती हैं, वो सब है, लेकिन लेखन पे ही आ जाते हैं पहले कि कोई अगर इस एलीट क्लास से अलग से आता है, इस एलीट क्लास में उसे शामिल नहीं कर सकते, ऐसा आता है, किसी ऐसे क्षेत्र से आता है या आती है कि उस जो जो एक तरह तरह के समूह बने हुए हैं उसमें वो शामिल नहीं किया जाता। ये मैंने मुझे तो कास्ट वाइज तो आप लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जो हमने लेखन किया वो तो लेखन तो उस तरह का था जो गवाही था। जी जी मैडम, तो लगता है कि हमारे दोनों ही मेहमानों से कनेक्शन कट चुका है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जोड़ें। तब तक हम कुछ चीजें और अपनी ओर से आपसे साझा करना चाहेंगे। मैं जी, मैत्रेय जी जुड़ गई हैं और अनीता जी भी जुड़ गई हैं। वो एलीट क्लास का नहीं था, जो हमारे जैसों का लेखन था। आए थे, अगर कास्ट वाइज कहो तो आए थे, जिसे अपर कास्ट कहते हैं, आए थे तो उसी से, लेकिन वो अनुभव नहीं थे अपर कास्ट वाले, वो लेखन नहीं था, तो पहले तो हमें वही छटनी करके अलग कर दिया गया। ये हमारे अनुभव हैं। एक स्त्री होने के नाते उतना नहीं था जितना एक उस वर्ग से आए थे जो किसानों का है, जो मजदूरों का है, और वैसा ही लेखन किया। जाहिर है जैसा अनुभव होगा वैसा ही लेखन करेंगे, तो वो अलग रख दिया, उसमें हम समाहित नहीं हुए। तो एक तो ये होता है, और फिर जो एलीट क्लास की लेखिकाएं होती हैं या लेखक होते हैं, मैं लेखिकाओं पे ज्यादा बात करूंगी क्योंकि हमने वही भुगता है। लेखिकाएं होती हैं, उनके अलग ग्रुप होते हैं, गुट होते हैं, वो हमको उस लाइन को क्रॉस नहीं करने देती जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द खींच रखी है। अगर कोई इस तरह आती है या आता है तो उसको पहले वो जो सीमा रेखा इन्होंने खींच रखी है, पहले उसका सामना करना पड़ेगा। जो उन्होंने नियम कानून अपने बना रखे हैं उनका सामना करना पड़ेगा। ये बात लेखन में भी है, कहाँ छपेगा, कौन छपेगा, कैसे छपेगा। ये हमने अपने जो लेखन शुरू किया और लेखन करते आए तो ये कितनी मुश्किल हुआ, खाली इसलिए कि हम उस एलीट क्लास में नहीं आते थे, उन लेखिकाओं में नहीं आते थे जो पहले से यहाँ मान्यता प्राप्त किए हुए हैं, जिनकी पंडिताई चलती है, उनमें नहीं आते थे। तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है ऐसे लोगों को, बहुत संघर्ष मैं अपनी बात नहीं करी, मेरे साथ साथ या मुझसे आगे बहुत लोग आए हैं इस तरह ही, कैसे जद्दोजहद करके आए, संघर्ष करके आए हैं। हाथों हाथ नहीं लिए जाते, ना हम किसी के रिश्तेदार थे संजीव, वो भी बहुत बड़ी एक बात होती है। हर जगह है, सिनेमा में, लेखन में, कहीं तुम राजनीति में, कहीं रिश्तेदारी बड़े काम आती है, या आपका जो एक संपर्क होता है वो बहुत काम आता है। ऐसा भी कुछ नहीं होता जिनके साथ उनको बहुत दिक्कतें आती हैं, उनको कहीं एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उनको उनकी रचना को वो जो भी करते हैं उनको मान्यता
नहीं मिलती, जल्दी नहीं मिलती, जल्दी क्या बहुत देर लगती है और बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ पे आज तुम लोग कर रहे हो उसके भुक्तभोगी दलित लेखिकाएं भी हैं, वो एलीट वर्ग जिनको मुझे तो एलीट में समझा जाता होगा, लेकिन मैंने लेखन तो किया है गांव का और मजदूरों का और किसानों का, तो मैं उस एलीट में कभी नहीं जोड़ी गई जिसमें बहुत जल्द सुविधा मिल जाती है, जिसमें आने में सुविधा मिल जाती है। मैडम और स्पेसिफिक आपसे इस पर चर्चा करेंगे। अनीता जी से समझना चाहेंगे कि ये जो 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना होती है, हम और सारे एक सैंपल के तौर पे हम साहित्य अकादमी को लेकर ही ज्यादा आज बात करेंगे, लेकिन ये हाल तमाम अकादमियों का है और सरकार द्वारा चाहे वित्त पोषित हो या सरकार द्वारा सीधे संचालित हो, तो वहां रिप्रेजेंटेशन का चाहे अकादमी की समितियों में हो, अकादमी के सदस्यता को लेकर के हो, या फिर उसके द्वारा जो भी कार्यक्रम होते हैं सम्मान से लेकर अन्य कार्यक्रम, वहां। अनीता जी। शुक्रिया संजीव और श्रीकांत। मैं मैत्री जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, और लेकिन मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगी कि कास्ट का इशू में कि जातिगत आधार पर चीज़ों से वंचित किया गया, जानबूझ के वंचित किया गया। ये तो सही है कि हमारे यहाँ क्योंकि हमें एजुकेशन से वंचित किया गया और हमारी जो पीढ़ी थी वो हमारी फर्स्ट जनरेशन है जो पढ़ लिख करके आगे आई है। लेकिन अगर हम देखें फर्स्ट जनरेशन से पहले बाबा साहब थे जो पढ़ने लिखने वाले थे, उनको किस तरीके से वंचित किया गया हर चीज़ में। उनको मतलब अगर हम उनका हिस्ट्री उठा के देखें तो उनको किसी भी संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाता था, और सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो एक दलित कम्युनिटी के थे और उनके साथ जो भेदभाव हुआ, चाहे वो स्कूल में, चाहे वो कॉलेज में नौकरी करने गए या सयाजीराव गायकवाड़ गए या उनका ऑफिस बना या कहीं भी गए, उनको कहीं घुसने नहीं दिया गया। प्रकाश मैं इसमें मेल का, क्योंकि मेल की बात करें हम, प्रकाश जो ऊपर जाति के जो मर्द है, ऊंची जाति के मर्द है, और ये कड़वा सच है कि सारे संस्थानों में वही बैठे हैं, बहुत कम महिलाएं हैं। इवन मैं ये कहूँगी चाहे वो सांस्कृतिक ग्रुप्स हो, चाहे सामाजिक ग्रुप हो, चाहे साहित्यिक ग्रुप हो, या फिर चाहे पॉलिटिकल पार्टी भी हो। एक सेकंड थोड़ा ये कर रहा हूँ। मैत्री जी भी शायद जब दिल्ली साहित्य अकादमी की बनाई गई, हिंदी अकादमी की, तो शायद पहली महिला उपाध्यक्ष। बिल्कुल। मैत्री जी और ये बड़ी अच्छी बात थी कि मैत्री जी को बनाया गया, और खुशी हुई इस बात की कि कोई महिला, मतलब मैं ये कहूंगी कि इन लोगों ने सोचा कोई महिला जाने लायक है। ये एक चीज, ये मैत्री जी इतनी योग्य, उनके इतने उपन्यासी, ये सोच करके मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से इस हमारे भारतीय समाज में फैसले होते हैं कि कौन कितना योग्य है, कौन कितना, किसको विरासत में चीजें मिली हैं, वो इस चीज से तय करते हैं। यहाँ पर विरासत में जो जाति मिली है, विरासत में जो पैसा मिला है, विरासत में जो एजुकेशन मिली है, विरासत में जो एक पूरा सामंतवादी व्यवस्था के अंदर जो बड़े हैं, उसको देख करके यह चीजें तय होती है। और एक तरह अभिजात्य वर्ग के कंट्रोल में है, और अभिजात्य वर्ग कौन है? वही अभिजात्य वर्ग है जो अपर कास्ट का हिंदू है, अपर कास्ट का जो है। अब देखिए आज सुबह जो है कलबे कबीर जी ने क्वेश्चन उठाया था, क्या हमारे पास जो है वो अब्दुल बिस्मिल्लाह नहीं है, हमारे पास जो है असगर वजाहत नहीं है, क्या हमारे पास ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं है, क्या हमारे पास सुशीला टागोरे नहीं है, क्या हमारे पास और लेखक नहीं है? क्यों साहित्य अकादमी का ध्यान या किसी और का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है ना? संगीत में भी किसी का ध्यान नहीं है, और कभी भी ना तो महिलाओं को जगह मिलती है, ना जो मैं कहूँगी पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलती है, ना अल्पसंख्यक को मिलती है, ना महिलाओं को मिलती है, ना दलितों को मिलती है। तो ये प्रॉपर एक तरह से साजिश है कि पूरे संस्थानों पे कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है वो एक जाति की विशेषता है, मतलब वो जातीय विशेषता है कि मेरे बाद मेरा बेटा उत्तराधिकारी होगा, मेरे बाद मेरा बेटा होगा, और हम किसी को घुसने नहीं देंगे। तो और एक बड़ी हम ये कहेंगे कि हम भागीदारी की बात करें, लेकिन वो क्या करते हैं, महिलाओं के लिए कोना रखेंगे, दलितों के लिए कोना रखेंगे, आदिवासियों के लिए कोना रखेंगे, थर्ड जेंडर के लिए कोना रखने लग पड़े, है ना?
तो इस तरीके से वो कोना रख के कहते हैं कि चलो ये तुम्हारी जगह है, देख लो ये तुम्हारी जगह है। लेकिन साहित्य अकादमी जैसे सम्मान में तो वो कोना भी नहीं है। अब इस बार तो वो कोना भी उन्होंने खत्म कर दिया और लगातार खत्म करे, दलित साहित्य को लेकर तो खत्म 1954 से अब तक। हाँ नहीं, लेकिन मैं विशेष तौर पे 2-3 प्रोग्राम में ये कह रही हूँ कि अब उन्होंने जो है वो दलित साहित्य को पहले तो वैसे खारिज करते थे, अब प्रोग्राम से हटा के खारिज करना शुरू किया है। तो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब दलित साहित्यकार आएंगे वो जाति का इशू तो उठाएंगे, जब जाति का इशू उठाएंगे तो कटघरे में आते ही आते हैं, तो इसलिए उन्होंने दलित साहित्यकारों को अब रखना ही बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो इस वर्चस्ववाद को तोड़ने की बहुत जरूरत है, और संस्थाओं में जो है, जो आज हम कह रहे हैं कि इस जो सवर्ण पेट्रियार्कल मर्दवादी सोच वाले लोगों को या उस तरह के जो काबिज लोगों को उनको हटाने की जरूरत है। जी मैडम, थोड़ा स्पेसिफिक भी अकादमियों को लेकर के और अकादमियों के सम्मान की राजनीति को लेकर के भी आपको सुनना चाहेंगे, आपके अपने अनुभव से भी और अपने संस्थान के अनुभव से भी और बाहर के जो अनुभव रहे, जो डिस्कशन होता है, जो पैनल में भी वही हाल है, पैनल में भी रिप्रेजेंटेशन के लेवल पे महिलाएं और गैर ब्राह्मण गायब होते हैं, गैर ऊंची जाति गायब रहते हैं। तो ये इस अनुभव को, और हालत ये रही जब आपने लेखन शुरू किया तो राजेंद्र यादव को भी कास्ट के सवाल को उठाने में हिचक आई। वो लगभग हंस के शुरू होने के 3-4 साल बाद कास्ट पे फोकस होते हैं, जब मंडल आयोग आ जाता है। उसके पहले उनके संपादकीय में जाति कोई बहुत बड़ा विमर्श नहीं है, लगभग 3-4 सालों तक। तो क्या माहौल था वो अकादमियों के बाहर और अकादमियों की राजनीति पर आपको सुनना चाहिए, मैत्री जी। अकादमियों में तो जो चलता है वो सबको पता है, और अंदर जाके पता करो या बाहर से पता करो, लग तो सारा पता जाता है। वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी बातें किसी को मालूम नहीं है। वहाँ जो अभी मैंने एक किताब लिखी है, नमस्ते समथर, उसमें वो सारी पीड़ा है जो उपाध्यक्ष होके मैंने भुगती थी। तो वो हालांकि लोग कहेंगे इन्होंने वो सब लिख दिया, लेकिन मैंने सोचा जो भी होता रहे मैं लिखूंगी, जो हुआ करता है वो। तो एक स्त्री होने के नाते, दलित होती तो और भी डबल दबाव होता, एक स्त्री होने के नाते भी ऐसा था कि इनको कुछ निर्णय देने का कोई, जैसे ना तो इन्हें तजुर्बा है, ना ये जानती हैं, और ना इनको हक है। निर्णय हम देंगे। जो सदस्य लोग थे, उसमें सदस्य भी होते हैं, उपाध्यक्ष एक होता है, सदस्य कई होते हैं, वो सारे ज्यादातर सवर्ण थे, और मैं नहीं चाहती थी कि उनका दबाव मैं झेलूं। और सवर्ण की बात नहीं है, मैं अगर मेरी कास्ट शादी जांची जाए तो सवर्ण मैं निकलूंगी। हालांकि मेरे ऊपर इसलिए कोई असर नहीं आया सवर्ण और उसका, क्योंकि मेरा रहन सहन, मेरा पालन पोषण उसमें रहा है जो राजेंद्र यादव की जाति थी, यादवों में रहा है मेरा। तो मैं उस श्रमशील जाति को जानती हूँ, जो मेहनत कश होते हैं और जो जिनकी जिंदगी कैसी होती है। इसलिए तो हिंदी एकेडमी में भी ये था कि मैं जो उनकी निगाह में होते हैं, जो सदस्य होते हैं उनकी निगाह में लोग होते हैं, नहीं इसको अब के इसको, अब के उसको। अब मैं कहती थी कि नहीं ऐसे कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा। 3 साल इस जद्दोजहद मैंने की, और मुझे ये भी लगा कि मेरी रिपोर्ट भी करेंगे। लेकिन वहाँ एक बात कहूँगी, अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने मुझे वहाँ पे भेजा था या बुलाया था। मुझे उनकी तरफ से पूरी स्वतंत्रता थी, ऐसा होना चाहिए, कास्ट कोई भी हो, लेकिन जो भी आता है उसको स्वतंत्रता इतनी देनी चाहिए, अगर आपके पास पावर है तो, कि वो अपने निर्णय ले सके। तो मुझे इतनी स्वतंत्रता थी मैं अपने निर्णय ले सकूं, तो मैं ये करती थी कि इतनी साझेदारी या इतनी हकदारी इनकी होनी चाहिए, जो दलित हैं, इतनी मुस्लिमों की होनी चाहिए जिनको नहीं लिया जाता है, इतनी इनकी, सारे ये जो आपस में बंदर बांट करते हैं, उससे मेरी लड़ाई थी। और यही मैंने 3 साल किया,
संजीव, जी, अगर मैं जी। ऐसा ना करती तो और 3 साल रहती। मुझे 3 साल ही झेल पाए बड़ी मुश्किल से वो लोग सब। जल्दी से मेरा निपटारा कर दिया इसका, जैसे जैसे टाइम कभी होता है कभी उसे कभी अलग आपके करो। आपके ना कभी साहित्य अकादमी के लिए आपके नाम की चर्चा हुई क्या? लोग कहते हैं, लेकिन एक हमारी जो, मैं नाम लेके ही कहूँगी, निर्मला जी हैं, निर्मला जैन, आप भी जानते होंगे सब लोग। बिल्कुल उन्होंने जानते मुझसे खुद कहा, अब तो नामवर जी है नहीं, कि नामवर जी ने मुझसे कहा था कि तुम जा तो रही हो जूरी में, लेकिन अपने माथे पे कलंक मत लगाना। वो मुझसे बता रही थी। मैंने कहा कि निर्मला जी कैसा कलंक? तो वो कहने लगी कि उन्होंने कहा कि मैत्रेय को अवार्ड मत दे आना, उसके इधर नमम को अवार्ड मत दे आना। मतलब मेरी किताब कलंक का कारण थी। अब संजीव, जैसे अब अनीता कह रही है जिस बात को, मैं भी उससे अलग नहीं हूँ, मुझे भी छांट के रखा है अलग। मैं कलंक का कारण हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि ये अब इसमें 2 तथ्य आते हैं सामने। एक है? तथ्य ये है, इसमें 2 तथ्य सामने आते हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं अनीता दी, हाँ, इसको ध्यान हाँ, दीजिए, इस पर भी बोलिएगा। हाँ, एक तो कि महिला रिप्रेजेंटेशन हुआ, हाँ, यानी एक पुरस्कार चयन समिति में निर्मला जैन जी के रूप में एक महिला हाँ, गई, महिला थी। लेकिन महिला ने वही किया जो पुरुष ने चाहा। वो और मैं महिलाएं व्यक्तिगत तौर पे भी निर्मला जी को जानता हूँ। निर्मला जी हाँ, किसी भी समिति या किसी भी अच्छे पद पर जब जाती हैं, तो वो करती वही हैं जो उनका जहाँ से वो लाभ होता है, और हाँ, हाँ। और उन्होंने बताया जीवन मुझे। बर्बाद करने में भी वो शामिल रही हैं। एक उनके समय में हाँ, ऐसे निर्णय लिए गए थे, एक आध 2 जगहों पे मैं जानता हूँ। खैर, तो ये होता है, यानी एक ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो क्या हाँ, आपसे भी सवाल है और अनीता जी से भी, कि क्या सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से ये सवाल हल हो जाएगा? जी, मैत्रेयी, पहले मैत्रेयी जी, उसके हाँ, हाँ। मैत्रेयी जी आप पूरी कहानी कह दें, फिर अनीता जी से बात। जी, बोलो बोलो, क्या कह रहे हैं? आप पूरी कहानी आप बता दें, उसके बाद हाँ, हम अनीता हाँ, जी। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि जी, मुझे निर्मला जी ने ही बताया कि हम गए वहाँ पे, और हमसे नामवर जी ने पहले ही कह दिया था। अब वो तो स्वर्गवासी हो गए, क्या कहना और क्या ना कहना। वो कह दिया था कि तुम जा तो रही हो, लेकिन उसको मत दे देना। और राजेंद्र यादव को जो गद्य का वो होता था, साहित्य अकेडमी में जो भेजे जाते थे जूरी में, राजेंद्र यादव को कितनी सालों नहीं भेजा गया, क्योंकि जब जब मेरी किताब आई तो ये कहा गया कि ये उसको दे आएगा। हैं? तो राजेंद्र यादव को कब भेजा गया? जब कविता की किताबें आई, तो उन्होंने कहा कि मैं कविता में क्यों जूरी में लिया गया, मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं गए। और इतना डर लगता था संजीव, मैं ये बताया, ऐसा नहीं है कि हम जो दबे कुचले गांव से आए थे उनका डर नहीं लगता, इन्हें उनसे ज्यादा डर लगता है, हमसे ज्यादा डर लगता है इनको। तो बार बार तैयार हो जाती थी सेना कि इसको नहीं देना चाहिए, है ना। तो राजेंद्र यादव को भी जाने नहीं दिया साहित्य अकेडमी की जूरी में, जब तक मेरी किताबें रही। मेरी किताब लगभग हर साल आ जाती थी। तो ये ऐसे षड्यंत्र, मैं अपनी, मेरी बात छोड़ दो, मेरे जैसे जाने कितने होंगे जिनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचते हैं, हैं? कई और बार जो झगड़ यहाँ पे, जाते हैं तो 2 लोगों को पुरस्कार दे देते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये जो अब मैं क्या नाम लूँ, ये जो मिले हैं, पहले ही उपन्यास पे मिल गया, आज पे मिल गया, तो ये क्या था? ये क्या था? ये सोची समझी साजिशें, सोची समझी योजनाएं, यही तो थी। हैं? मैं जो हूँ, ठीक है, मुझे उसमें जाति में नहीं गिना जाता, लेकिन मैं उसी जाति में हूँ, क्योंकि मुझे तो अनुभव ही वही है, मैं उन्हीं में रही हूँ, तो मुझे उसी तरह गिनते हैं। हैं? अगर मैं ना उनमें रही होगी तो अलमा कबूतरी क्यों लिखती, क्या जरूरत थी मुझे? किसी हमारी एलिट वाली ने लिखा है क्या? लिखते हैं ये? नहीं, वहां तक पहुंचते ही नहीं है। और इनको यहाँ पे भी बड़े हाथों और हाथ दिया जाता और है। कभी भी, मतलब फणीश्वरनाथ रेणु को नहीं समझा गया इस लायक साहित्य हाँ, अकादमी को। आज हाँ, हम लोग सैंपल के तौर पे बात करें, सारी हाँ, अकादमियों का ये हाल है। हाँ, हाँ, क्योंकि वो भी मेहनत मजदूरों की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, जिन्हें छोटा माना जाता है उनकी बात करते थे, तो नहीं लेकिन क्यों अनीता जी, समझे? एक एग्जाम्पल आया अपने सामने निर्मला जैन का।
जबकि रिप्रेजेंटेशन को लेकर के बहुत ही जिसको कह सकते हैं कट्टर समर्थक, रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। चाहे वो हो सकता है एक निर्मला जैन ऐसा कर जाए, दूसरी निर्मला जैन ठीक कर जाए, तीसरी निर्मला जैन ठीक कर जाए इस लिहाज से, लेकिन फिर भी ये जो रिप्रेजेंटेशन का अभाव है और रिप्रेजेंटेशन होने पर भी जो ये सब होता है। अनीता जी। देखो, मैं एक तो पहली बात कहूंगी कि जो मैं मैत्री जी से मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि दरअसल ये सवाल जो मैत्री जी कह रही है ना, वो जाति का ही सवाल है। राजेंद्र यादव जी को क्यों नहीं साहित्य अकादमी में इतने काबिल होते हुए और इतने उच्च कोटि के संपादक होते हुए अकादमी में स्थान नहीं मिलता? ये प्योर तरीके से कास्ट इशू है, हम इसे चाहे माने या ना माने। मैत्री जी, आपके साथ भी यही चीज जुड़ी हुई है, आप एक्सेप्ट करें ना करें, वो नहीं आने देंगे। और मैं चाहूंगी कि कोई जो सवर्ण जो अपर कास्ट की महिलाएं या पुरुष है, जो राइटर्स है, वो बिल्कुल उनका अपना बहुत पहनावा होता है, बहुत भाईचारा होता है। आप उसमें अपने आप को फिट नहीं पाते हैं और वो आपको फिट नहीं होने देते हैं। मैं आपको एक साहित्य अकादमी का मैं भेदभाव का एक उदाहरण देना चाहूंगी। कौशल्या बेसेंत्री की आत्मकथा है दुराभिशाप, बहुत पावरफुल आत्मकथा है, और शायद इस पे जितने आर्टिकल, जितनी चर्चाएं, जितने रिसर्च हुए, उनको कोई अवार्ड नहीं मिला। लेकिन वहीं पे देखिए अजीत कौर जी की खानाबदोश आती है, वो भी एक आत्मकथा है, वो भी बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद है वो आत्मकथा। लेकिन देखिए दो आत्मकथा है, दोनों टक्कर की और वो बहुत पहले आती है और साहित्य अकादमी की निगाह उस पर नहीं जाती, जबकि पूरे जो उसको एक बहुत अच्छी पावरफुल दोहराभिशाप को आत्मकथा माना गया। एक को साहित्य अकादमी मिलता है, दूसरे को जो है वो सिर्फ दलित राइटर्स उसके बारे में लिखते हैं, दलित स्त्रीवादी लिखते हैं और तमाम तरह की स्त्रीवादी औरतें लिखती हैं। तो ये एक पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। अगर कौशल्या बेसेंत्री अपर कास्ट से होती तो शायद वो किताब नोटिस में आ जाती, दोहराभिशाप। बहुत ही आप चाहेंगे तो पढ़िए, तो बहुत अच्छी लगेगी। आज के हाल में जब दलित विमर्श बहुत केंद्र में आ रहा है धीरे धीरे, तो तुलसीराम जी को इग्नोर किया गया। हाँ, तुलसीराम जी की खुद मुर्दहिया इतनी खूबसूरत किताब है, वो किस चीज में कमी है? लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि आपको ये कड़वी सच्चाई माननी पड़ेगी, कास्ट इशू है। देखिए, भागीदारी का एक सवाल मैं बता रही हूँ कि बॉम्बे में कुछ समय पहले साहित्य अकादमी का एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें दलित महिलाओं पे पूरा सत्र था, लेकिन उसमें दलित महिलाओं का एक सत्र था, वो भी लास्ट में। लास्ट आप समझते हैं क्या होता है? लास्ट का मतलब है कि जब समापन का कार्यक्रम होता है, तो इस तरह के जो कार्यक्रम आप जो एक सिंबॉलिक रूप से रख लेते हैं और सोचते हैं कि हमने कर लिया, तो भाई वो एक बहुत बड़ा तबका है। दलित साहित्य एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूंगी कि उसमें आप तमाम तरह के राइटर्स को लेके भी नहीं चलते, मतलब हाशिए की जो समाज है वो तो कभी शामिल भी नहीं हो पाता, आप टोकन के रूप में नहीं। तो भागीदारी को मैं इस तरीके से देखती हूँ कि अगर आप सच में भागीदारी चाहते हैं तो सच में आपको उसको ज्यादा स्थान देना पड़ेगा। लेकिन आपने तो साहित्य अकादमी ये मान के चले कि भाई उनके लिए थोड़ी है, हम क्यों दें उनको? ठीक है, दे दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। कृपा, वो कृपा करने वाली जो आदत है ना, वो एक बहुत गलत बात है। कृपा, जो हम पे कृपा बरसाई जाती है कि अरे चलो बहुत सारा बट रहा है, तुम भी ले लो थोड़ा सा। तो आप देखिए कोई भी लिस्ट उठा लीजिए, उसमें कहाँ मिलेंगी महिलाएं और दलित राइटर, और जो मिलेंगी वो फिर जो महिलाएं होती हैं, अगर आपने महिलाओं का रखा तो उसमें आदिवासी एक महिला शामिल होगी, दलित एक आदि होगी, वो भी नहीं होगी। मैं तो अब आजकल ये ट्रेंड देख रही हूँ, उनको तो ये कवित्री भी नहीं मानते हैं। लेकिन आदिवासी साहित्य के प्रति थोड़े से अभी आकर्षित हो रहे हैं, और वो भी उसमें भी उन्होंने, उनके पास जो है ना बहुत बड़ा हमारा समुदाय, आदिवासी समुदाय स्त्रियों का लेखन वाला, उसमें भी वो सबके नाम नहीं जानते होंगे, सिर्फ एक दो के नाम वो जानते हैं। तो ऐसी दलित साहित्य का भी है, तो कोई वो ये तो बात इसको सिर्फ चर्चा के स्तर पे नहीं रखना चाहिए। हाँ। जो सरकार को रिप्रेजेंटेशन तो देना ही चाहिए, और जो ऐसी संस्थाएं हैं, मैं रजा फाउंडेशन का नाम ले लूं, तो ऐसी संस्थाओं को मजबूर किया जाना चाहिए। आखिर सारे फेलोशिप इस तरीके से ऐसे लोगों पे करवा रहे हैं, ऐसे विषयों पे करवा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप फेलोशिप दे रहे हैं, ऐसे लोगों को कार्यक्रमों में आप बुलाते हैं जो लगता है कि जाति, अशोक जी का अपना एक रहा ही है शुरू से ही, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों द्वारा ये एक उनका जनतंत्र है, तो वो होता है वहाँ। लेकिन ऐसी संस्थाओं को रजा फाउंडेशन में नाम ले रहा हूँ, लेकिन चिन्हित करके मजबूर किया जाना चाहिए।
मैत्रेयी जी देखिए, आपके दौर में एक बड़ी विडंबना थी। राजेंद्र जी अपने यादव होने को तो कभी क्लेम नहीं करते थे, और नहीं करने के पीछे ऐसा नहीं होता है। कई बार आप जरूर है, हिंदी साहित्य ने रेणु को सम्मान दिया, उन्हें सम्मान दिया, शिवमूर्ति को सम्मान है, संजीव को सम्मान है, तो सम्मान मिलता रहा है। लेकिन सम्मान छीनना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है। और हालत ये रही है कि विमर्शों के स्तर पे जब राजन जी ने सचेत महिलाओं की भागीदारी शुरू करवाई तो उन पे आरोप लगने लगे, और जब उन्होंने जाति की बात की तो उन्हें जातिवादी कहा जाने लगा। नामवर जी खुद ही कहते थे उन्हें जातिवादी। जी, तो ये आपके दौर का खास माहौल था। अभी थोड़ा परिवर्तन मुझे लगता है धीरे धीरे। मैत्रेयी जी। हाँ, हम जैसी महिलाओं पे जातिवादी तो नहीं लगा, लेकिन आपको तो नहीं लगा, लेकिन नहीं लगा ना, क्योंकि जन्म से हम वो थे, लेकिन कर्म से नहीं थे, कर्म से ब्राह्मण नहीं थे हम, है ना। नहीं, और एक चीज मैत्रेयी जी, जातिवाद का आरोप दलित पिछड़े नहीं लगाते हैं ज्यादा। उल्टा होता है। यदि आप दलितों पिछड़ों की बात करें, ओबीसी की बात करें, यानी राजेंद्र जी जैसे करते थे, महिलाओं की बात करते थे, तो आरोप ऐसा करने वालों पर ज्यादा लगता है। जी मैत्रेयी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और राजेंद्र जी ने जो हमें स्पेस दिया लिखने के लिए, उन्होंने देखा कि हम उनकी बात करते हैं जो किसान हैं, मजदूर हैं, पहाड़ पे पत्थर तोड़ते हैं, या स्त्रियां हैं, वो उनकी बात करते हैं, तो उन्होंने हमें स्पेस दिया। तो क्या क्या लिख के आया क्या कि फिर उन्हीं बातों पे आ गए, इल्जाम लगाओ पुरुष और स्त्री को लेके, स्त्री के चरित्र का हनन करो, इस पे आ गए ये लोग, जो ये एलीट क्लास है ना, फिर इस पे उतर आई। ये कैसी एलीट क्लास है, इनके चरित्र तो और बुरे हैं, हम जैसी औरतों को लिखने नहीं दे रहे, राजेंद्र यादव जैसे संपादक को छापने से रोक रहे हैं, या उनकी कहानियां फैला रहे हैं, जो भी कुछ है। तो ऐसा, और वही महिलाएं जो बड़ी लेखिकाएं बनी फिरती हैं और बनती हैं, वही हमारे लिए रोड़ा थी। अब हमारे सामने जब हमने थोड़ा सा कुछ यहाँ पे अपनी जगह बनाई है, जब नई लेखिकाएं आती हैं तो हम उनके साथ क्या ऐसा व्यवहार करें। या हिंदी एकेडमी में भी मैं रही तो मैं चाहती थी कि मुसलमान भी आए, दलित भी आए। नूर जहीर को किसी ने नहीं पूछा था जब पुरस्कार दिया था। हाँ, दलित भी हो इसमें, मुसलमान भी हो, हर तबके का आदमी हो इसमें, हर तबके की औरत हो इसमें। आपके दौर में मुझे लगता है अनीता जी के नेतृत्व में दलित स्त्रीवाद पे भी बात हुई थी। हाँ बिल्कुल। नहीं हुई नहीं। अच्छा, नहीं हुई, लेकिन एक बार जो आप और हम मिथक पे बात हुई थी, मुझे याद है उस पैनल में हम भी थे। क्या था? लेकिन वो मुझे लगता है हिंदी अकादमी से कुछ नहीं हुआ। नहीं, हिंदी अकादमी का लेकिन हमने आप भी थी पैनल में, याद करें आप, बजरंग जी थे। बजरंग जी थे, सुजाता थी, हमने प्रोग्राम किए, और हमने बाहर से भी, वो कुछ और था, वो कुछ और था। जी ठीक है जी। नहीं, वो कुछ और होगा, ठीक है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि सबको शामिल किया जाए। और ये जो एक चल रहा है, ये जो व्यवस्था चल रही है, जो उनके ही हाथ में है, जो विदुषी और विद्वान तथा कथित हैं, वहां से थोड़ी खिसक के आए इधर को। तो की ऐसी कोशिश, समय ज्यादा मुझे नहीं मिला, दिया भी नहीं गया, है ना। मैं सीधी बात करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इस्तीफा दे के आई थी, समय मेरा तो दिया। मैं मंत्रियों को अच्छी नहीं लगी, मैं जो मास्टर लोग थे उनको, मास्टर क्लास हो रही थी, उनको अच्छी नहीं लगी, मेरी भिड़ंत हुई वहां पे, है ना। जो मैंने मैगजीन निकाली उस पे उसकी क्रिटिसाइज बहुत हुआ है। जबकि मैंने सारे तबके को लिया, हाशिए की आवाज के लिए दलितों की आवाज आनी चाहिए, इसकी आवाज आनी चाहिए, उसके। जब मैंने ये सब कॉलम बनाए तो नहीं ये मैगजीन ठीक नहीं है, ये तो खैर मैं खींचती रही 3 सालों से। लेकिन मेरे आते ही वो, अभी कॉलम तो चल रहे हैं, मैंने कहा अगर अच्छे नहीं थे तो आप चला क्यों रहे हैं। तो सबको जगह मिलनी चाहिए, मेरा मतलब तो ये होता है। लेकिन लोग छाट के जगह देते हैं। देखिए, इंडिविजुअल स्तर पे तो ये सवाल बहुत उठता रहा है, पत्रिकाएं भी उठाती रही हैं,
लेकिन अनीता जी, क्या संगठनों के स्तर पे क्या इसमें सब वाम दक्षिण सब भेद मिट जाता है क्या, जब जाति और जेंडर का सवाल आता है? और संगठनों के स्तर पे जलेस, जसम, इन लोगों ने ऐसे मुद्दे कभी उठाए क्या? देखिए, मैं अभी तो संजीव, मैं अभी ताजा उदाहरण लेना चाहूंगी। जब दलित लेखक संघ का चुनाव हुआ और एक पूरा महिलाओं का पैनल आया, तो जनवादी लेखक संघ ने बहुत विरोध किया। और दुख की बात ये थी, उसमें हमारे साथी थे बजरंग बिहारी तिवारी, संजीव कुमार और ये सारे लोग जो वामपंथ का था, उन्होंने बहुत विरोध किया। और बल्कि वो एकमात्र जो हीरालाल जो पुरुष था, उसके साथ जाके खड़े हो गए। तो ये चीजें तय करती हैं कि आप किस तरफ है, आपकी मानसिकता कहाँ पर है। आपको कुछ, मैं ये कहूंगी, अगर आपको लगता था कुछ गलत है, तो भी आप, अगर 7 महिलाएं खड़ी हैं एक साथ, तो भी आप उनके फेवर में ना आके आप उनके अगेंस्ट खड़े हो। इससे ज्यादा ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक उदाहरण मैंने आज तक नहीं देखा कि आप एक चुने हुए पैनल को ये कहो कि हम इसको नहीं मानते। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी। मैं इसको, घटना को, ये एक सांकेतिक घटना है जो पूरे कुछ समाज की, वामपंथी समाज की पोल खोलती है ये घटना। उन्होंने किस तरीके से दलित लेखक संघ में जो सारी महिलाएं चुनकर है, उनका विरोध किया और उस पैनल का स्वागत नहीं किया, बल्कि हमें एक पत्र निकालना पड़ा उनके नाम। तो एक बात मैं संजीव कहना चाहूंगी कि भागीदारी का सवाल अगर सच में भागीदारी का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स हो उसमें, तो वो एक प्रॉब्लम है। अगर आप पॉलिटिकल तौर पे ये सोचते हैं कि हम इनको मुंह बंद करने के लिए बुला लें, या हम पे आरोप ना लगाएं कि हम जातिवादी हैं या हम इनका ध्यान नहीं रखते, या स्त्रियां जो है वो मुंह खोल देंगी कि हमें नहीं रखा गया, वो बिल्कुल गलत। उसको मैं बहुत, और अभी होने ये लगा है कि अब ये पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल होने लगा। महिलाओं को आप देखिए, पिछले दिनों तो बेशर्मी की हद्दी हो गई। जितने भी साहित्यिक कॉलेजेस में हो रहे थे या संस्थाओं में हो रहे थे, उसमें तो प्रॉपर ही पूरा का पूरा पैनल ही जो था वो एक ही कास्ट को लेकर के था, द्विवेदी, चतुर्वेदी, मतलब उस तरह के मैं नाम ले रही हूँ कि लोगों ने गोले लगा के फेसबुक पे डालना शुरू किया, ये क्या है, इस तरह से क्या है। तो लेकिन बीच बीच में हमें कुछ ऐसा दिख जाता है जिसमें कि कोई जो है वो, हमें कहेंगे ओबीसी महिला दिख रही है, या हमें दलित महिला दिख रही है, या एक मुस्लिम महिला दिखने लगी, या एक उस तरह का वो कोई दिखने लगता है। तो अगर हम सच में चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़े, तो हमें पूरे बड़े वर्ग को पार्टिसिपेशन दिलाना होगा। मतलब ये नहीं कि एक अनीता है तो उसी को हर समय बुलाते रहो। आपका दृष्टि इतनी सीमित होगी कि आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हो और लोग, या एक मतलब एक आपने ढूंढ लिया और आपने खाना पूर्ति कर ली। बिल्कुल, खाना पूर्ति आप करते हैं। बिल्कुल, लेखक संगठनों की एक भूमिका थी कि वे जेंडर और कास्ट का रिप्रेजेंटेशन कराते। लेकिन उनसे जुड़े सदस्य जब ऐसी समितियों में आए हैं, तब एक जातिवादी और स्त्री विरोधी पक्षपात करके ही आए। मैत्री जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स देखे, लेकिन मैंने महिलाओं की भागीदारी तो देखी नहीं, और उसमें महिलाएं हैं भी तो वो डिसीजन मेकिंग के उस पे नहीं। मतलब अब बड़ा विडंबना है कि जो देखिए, 2 चीजें हैं। अगर कोई दलित महिला या आदिवासी महिला या ओबीसी महिला आते हैं, उसको तो बदनाम कर दे। जैसे कि अभी रामगोपाल वर्मा ने द्रौपदी मुर्मू पे टिप्पणी कर दी, बहुत भद्दी टिप्पणी की। मायावती पे भद्दी टिप्पणी करते हैं, राबड़ी देवी पे भद्दी टिप्पणी करते हैं। कास्ट, ये क्या है, कास्ट इशू तो है ना, लेकिन वही कोई दूसरी अपर कास्ट की औरत भी आती है, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। ये डरते हैं बोलने से, क्योंकि उनका समाज खड़ा हो जाता है। एक वंचित समाज को खड़े होने में जो समय लग रहा है, जो वो अपने उससे रोज अपने संघर्ष से निकल के आ रहा है, तो बहुत आसान है उस पर छीटाकशी करना, उन लोगों को बदनाम करना, उन लोगों को पीछे धकेल देना, उनको पीछे धकेल के आगे आ जाना, उनको तमाम तरह की बातें, ऊट पटांग बातें बनाना बड़ा आसान है इनके लिए, क्योंकि ये तो पूरे साधन संपन्न है। और एक जाति का प्रिविलेज तो इनके साथ है ही। जब जाति का प्रिविलेज है तो फिर पैसे का प्रिविलेज अपने आप से इनके पास है। तो बल्कि एक सीधा अनुभव मैत्रेयी जी से सुनते हैं, एक सीधे सवाल के साथ, उससे रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा कि जब आप नो वुमन लैंड में होते हैं, जैसे जब ये आई थी लेखन के दौर में, और आज कम से कम कुछ स्त्रियां दिखती हैं, लिखती हैं, साहित्य जगत में हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तमाम जगहों पे। लेकिन जब नो वुमन लैंड होता है तो कैसा माहौल होता है, जो कथित रसरंजन की पार्टियां होती हैं, साहित्य की गोष्ठियां होती हैं, साहित्य की पार्टियां होती हैं, तो कैसा रिसेप्शन होता रहा है।
मैत्रेयी जी, और आप कुछ परिवर्तन देखते हैं क्या? नहीं, मुझे रसरंजन, मैं बता दूं, शराब पार्टी के लिए रसरंजन शब्द हिंदी में दिया गया है अशोक जी के द्वारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे थोड़ी सी वो तो उम्मीद हो गई है, क्योंकि कई बहुत लेखिकाएं आ गई हैं ना, तब गिनी चुनी थी, और जो थी वो थोड़ी पुरानी थी। नाम लूं तो मृदुला जी, चित्रा जी, ये सब उनकी आदत पड़ी हुई थी। नई लेखिका आए तो बड़ी दिक्कत आती थी, मतलब लेखन जगत कोई दिक्कत आ जाती थी। और माहौल जो है, माहौल तो ऐसा था कि अगर कोई हंस में छप गई तो सीधे राजेंद्र यादव से जुड़ गई, उसको लिख लिख के जोड़ ही देते थे। हैं, अब बताइए, एक बार बताओ संजीव और अनीता, तुम भी बताओ कि छप के आ रहा है, हमने इतना ये गुनाह किया है कि कहानी हम छप गई हमारी, उसमें छप के आ रहा है और हमारे घरों में पढ़ा जा रहा है हमारे बारे में। क्या हम घर में एक संघर्ष बहुत जबरदस्त है ना, कि तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारे बारे में क्या लिखा है। पर्चे छप के, अखबारों के छोटे छोटे पर्चे छप के, एक से एक गलीच, एक से एक गंदा है, और भेजे जा रहे हैं पोस्ट से भेजे जा रहे हैं हमारे घर, हमारी बेटी के पास। ये तो माहौल था संजीव, ये माहौल था। नेशन विदाउट वुमन, बस नेशन विदाउट वुमन। हाँ है, अगर उनके मन का नहीं करते हैं तो फिर ये झेल लो तुम, ये तुमको सहना पड़ेगा है। और जब हमने राजेंद्र जी से कहा कि ये क्या हो रहा है, कहते लेखन में आई हो तो ये तो सहना पड़ेगा। ये है कि लेखन क्या कोठे थे, क्या था जो हमें सहना ही पड़ेगा सारा कुछ है। हाँ, तो हमने कहा हम तो बिल्कुल नहीं सहेंगे, हम क्या कुछ गलत क्या कर रहे हैं, हम लिख ही तो रहे हैं कि नहीं यहाँ जो लेखक बिरादरी को मैं बड़ा अच्छा मानती थी। और मैं आज तुम्हारे सामने तुम्हारे इस मंच पे कह रही हूँ कि मैंने यहाँ से ज्यादा घटिया लोग कहीं देखे नहीं। उसके बाद भी साहित्य जगत से कोई मीटू की आवाज नहीं आई? नहीं करती, इसलिए नहीं करती कि नुकसान होगा हमारा। नुकसान हमारा इनके रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये पुरस्कार न रह जाए। जैसे औरतें पहले से आई नहीं, वो उसने गहना बनवा दिया, उसकी बात मान ली, उसने ये कर दिया, ये अब यहाँ पुरस्कारों की है, मेरा पुरस्कार न रह जाए, मुझे ये फेलोशिप मिल रही है वो न रह जाए, मैं विदेश जा रही हूँ वो न रह जाए। बहुत बड़े लालच हैं, बहुत बड़े लालच हैं। मैं बड़े लालच कह रही हूँ, मैं व्यंग में कह रही हूँ, बड़े लालच। हजारों करोड़ का फंड है इन तमाम आदमियों से लेके इस पूरे स्फीयर में। जी क्या हजारों करोड़ के फंड हैं, हजार कई तरह के प्रलोभन हैं। बिल्कुल। और उनके जो लेखिकाएं, उनके इतने बड़े लालच हैं कि मुझे तो ये सब चीज से देख के मुझे कई बार पश्चाताप होता है संजीव। मैं तुम्हारे सामने कह रही हूँ कि मैं लेखन में क्यों आई, मैं क्या मैंने पा लिया, बस कुछ लिख दी अपनी गांव की कथाएं, यही तो, इसी पे संतोष कर लेती और कुछ नहीं। क्योंकि इतने घटियापन मैंने देखा नहीं, मतलब हाँ देखोगे, डाकुओं में भी नहीं देखा। मैं तो डाकुओं के इलाके से आई हूँ, इतना घटियापन नहीं करते वो लूटते हैं, वो गिरा करते नहीं करते। तो ये है। अनीता जी देखिए, हम तो बात कर रहे थे सरकारी अकादमियों की, और वहाँ निश्चित तौर पे ये तय है, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि एक रिप्रेजेंटेशन के लिए कोशिश की जाए, हम सब भी एक रिप्रेजेंटेशन दें, एक पत्र दें। लेकिन ये बताइए कि ये समाज का ही फंड है, रजा फाउंडेशन में आप पिछली बार कब गई? मैं तो कभी नहीं गई। अच्छा, मुझसे पूछो, मैं भी कभी नहीं गई। आप भी कभी नहीं गई? नहीं, कभी नहीं, मैंने देखा ही नहीं कहाँ थी। तो अशोक वाजपेयी तो आपके घर जाया करते रहे हैं। हाँ, वो आ सकते हैं, मैं नहीं गई। आपके गांव झांसी? हाँ, वहाँ पास के हैं, और उसी क्षेत्र के हैं, और खूब जानते हैं मुझे, मेरे वहाँ भी हो आए हैं, खिल्ली जहाँ की मैं हूँ, सब कुछ है। लेकिन रजा फाउंडेशन, कितने दलित लेखक और लेखिकाएं रजा फाउंडेशन में जाते हैं? अनीता भारती, मुझे लगता है शायद कोई नहीं, शायद एक मेरी निगाह पड़ती है, एक रजनी अनुरागी मेरे ध्यान में आ रही है, शायद वो भी शायद मुझे लग रहा है कि शायद गलत हो सकता हूँ कविता के लिए।
तो दलित कवयित्रियां, दलित लेखक, दलित साहित्यकार और मैत्रेयी जी भी वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे किस में गिनोगे, मुझे किस में गिनोगे? मैं भी नहीं गई ना, ना मुझे बुलाया ना मैं गई, बुलाया भी। वहां से मिलने वाले फेलोशिप भी निश्चित तौर पे आप लोगों की ओर नहीं ही आएगा। अरे किसी को नहीं किधर है, और हम हाथ जोड़ते हैं, हमें कोई इच्छा भी नहीं है। जहाँ पक्षपात इतना होता है हमें नहीं है इच्छा। और इसमें जो लालच होते हैं उसका विश्वास करने वाले बहुत कम होते हैं। मैं तो कहती हूँ मुझे कोई इच्छा नहीं है किसी, ना पुरस्कार की, ना फेलोशिप की, ना कुछ। सवाल ये उठता है, अब सवाल आप दोनों से, ये मैंने इसके एक नियम के सवाल पूछे थे, सीधे सीधे स्ट्रेट सवाल था। तो अब सवाल उठता है कि चूंकि ये समाज का पैसा है, यदि रजा फाउंडेशन किसी रजा साहब का ही सिर्फ पैसा नहीं कहलाता, और भी एक दो जगह से, तो इसका स्क्रूटनी क्यों नहीं होना चाहिए, एक। और दूसरा कि आखिर क्यों इस पे एक दबाव नहीं बनाया जाता? दबाव बनाने का मैकेनिज्म क्या होगा कि वहां रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित कराया जाए? मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लेखक ही बटे हुए हैं, हम लेखक ही बटे हुए हैं। 4 लेखक दबाव बनाएंगे तो 12 लेखक उनकी तरफ होंगे। दिक्कत यहाँ है, दबाव भी जब बनता है जब सारे जुड़ के बनाए, एकजुट होके बनाए। नहीं, वो लालच में लगे रहेंगे ना। लालच जो है बड़ी खतरनाक चीज है। तो वो लालच में वो उधर से आएंगे ही नहीं आपकी तरफ, बिल्कुल। वो आपकी तरफ से पीठ फेर लेंगे। ये मैंने देखा है अपने जीवन में कि जब अकेली ही खड़ी रह गई हूँ, नहीं करते लोग। क्यों नहीं इनको, ये तमाम लोग सिविल सोसाइटी के हिस्सा होते हैं, और ये लोग कई बार कई तरह के सिग्नेचर अभियानों में होते हैं, कई तरह के मुद्दों पे बात करते हैं। तो क्यों नहीं इनको शर्मसार किया जाए, इनके खिलाफ मुहिम चलाया जाए? अनीता जी, कैसे संभव होगा? मैं तो ये मानती हूँ कि बाबा साहब ने कहा था, जब उनके साथ कुछ साथी थे तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण पहले हैं, ये ब्राह्मण बॉयज हैं। तो अब आप जब कास्ट का इशू आता है तो मैं तो कास्ट के इशू पर ही बात कर रही हूँ कि आपको उस तरह की कविताओं से बहुत एलर्जी हो सकती है, जो आपको बताना चाह रही है कि हम उस गांव में रहते थे जिस गांव में आपके जो पिताजी थे वो एक बहुत बड़े खेत के मालिक थे, हम उनके बंधुआ मजदूर थे, हम आपका झूठा खाते थे, आप हमारे पास। इस तरह की कविताएं बहुत असहज कर देती है लोगों को। तो दलित साहित्य असहज करने वाला साहित्य। अब आप सोचो, आपको नदी, जंगल, पहाड़, प्रेम, है ना, सपने, पर्वत, पंछी, आकाश, इनकी कविताएं आपको पसंद आएंगी, लेकिन जहां जाति की बात आएगी वहां आपको असहज कर देंगी वो बातें। तो असहज कौन होना चाहेगा? भाई आपकी एक दुनिया है बनी बनाई, उसमें आपके लिए बहुत सारा जो है प्रेम है, आनंद है, रस रंजन है, तमाम तरह की चीजें। अब उसमें आप अपने कास्ट के इशू लेकर पहुंच जाओ तो कौन आपको बुलाना चाहेगा? भाई आप तो उनका, जैसे वो होता है ना कि वो बोलते हैं कि खाने में मक्खी को मतलब स्वाद खराब होना, तो आप दलित साहित्य को तो ऐसे ही देखते हैं कि जब हम इन्हें बुलाएंगे, क्योंकि दलित साहित्य फोकस साहित्य, मैं आपको बता दूं दलित साहित्य बहुत ही ज्यादा फोकस साहित्य, वो अपने लक्ष्य से अपने उससे इधर उधर नहीं दिखता है। जो कि मैंने देखा, अगर प्रेम होगा तो उसमें भी कास्ट का सवाल आएगा, अगर वो जो भी साहित्य होगा उसमें कास्ट का इशू जरूर आएगा। और ये चीजें बहुत ज्यादा, और कास्ट का इशू आएगा तो एक सवाल आएगा कि आप हमारे पूरे उसको संसाधन को, हमारी चीजों को हड़प के बैठे। तो ये असहज करते हैं सवाल। इसलिए आप देखिए, चाहे वो रजा फाउंडेशन हो, चाहे अकादमियां हो, चाहे वो, ना उन लोगों का प्रतिनिधित्व मिलेगा, ना उन लोगों को एक सीट मिलेगी, और ना ही उनके प्रति उस तरह का रिगार्ड होगा, सम्मान होगा। बेशक अब हमारे दलित साहित्यकारों विदेश में सम्मान मिल रहा है, उनके वहां ट्रांसलेट हो रही है, लेकिन भारत में स्थिति अभी भी वही। तो मुझे लगता है कि ये सवाल होने चाहिए। मैं आप सहमत तुम्हारी बात से समझ जी। जैसे मान लिया कि आप राहुल सांकृत्यायन पे काम करवा रहे हैं, तो राहुल सांकृत्यायन के तमाम डोमेन्स को खोलने की जरूरत है। राहुल सांकृत्यायन को एक हद तक दलित आंदोलन ने स्वीकार जरूर किया है, लेकिन दलित आंदोलन अपने तरीके से, दलित लेखक, दलित विचारक नए सिरे से उनको नहीं देखेंगे तो यहाँ स्वीकारता नहीं होगी। तो इस तरीके का कोई भी जहां कहीं भी फंड है, चाहे जिस आधार पे जहां से भी फंड आ रहा है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
और मैत्रेयी जी और अनीता जी, हम लोग लगभग 50 मिनट बात कर चुके हैं। कोई अपनी अंतिम बात कहना चाहें इस प्रसंग में? मुझे लगता है सर जी, जो मुझे लगता है एक जो बात है ना, एक हम अगर जिस तरह के लोग हैं, चाहे मैत्रेयी जी हैं, आप हो, मैं हूँ, और भी तमाम तरह के लोग होंगे जो ये चाहेंगे कि एक सेकंड अनीता जी, और एक खेल बड़ा विचित्र है। जैसे अब छत्तीसगढ़ से हमें जो सूचना आई है, साहित्य अकादमी बना है, नेताओं के दिमाग में यह है कि इन वामपंथी कनेक्शन के लोगों को थोड़ा बहुत कुछ अकादमियों में कहीं कुछ सेट कर दो और ये फिर हमारी बिरुदावली गाएंगे। वो ये एक है। और एक दूसरा समूह जो है वो पूरा लेखक कर्म सबको ही वामपंथ मान के चलता है। वो आप दलित आवाज उठाएं, अम्बेडकर बाबा साहब की बात करें, अम्बेडकर की बात करें, फुले की बात करें, सब वामपंथ उसके प्रति हॉस्टाइल रहता है। जी अनिता जी। अब मुझे देखो ऐसा है कि वैसे मैं इस बात को नहीं, देखो वामपंथी तो हमारे साथी है, पहली बात मैं ये स्पष्ट कर दूं। अगर मैं अगेंस्ट बोल रही हूँ नहीं, लेकिन सवाल है नहीं, मैं सवाल ये है कि जो लोगों को ऐसा लगता है कि वामपंथ के लोग आकर के कुछ, देखिए यहीं पे भी वर्ग और कास्ट की लड़ाई है ना, वो वर्ग को महत्व देता है तो लोगों को लगता है ठीक है, लेकिन जाति को वो नहीं देते ना महत्व, तो इसलिए उनसे वो सवाल वो उठा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कास्ट की दृष्टि से देखते ही नहीं है कोई चीज, वो सिर्फ वर्ग की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए लोगों को वो हजम हो जाते हैं। वो इसलिए लोगों को लगता है इनको ले आएंगे तो ठीक है भाई, सबकी बातें हो जाएंगी, लेकिन वो असहज सवाल फिर भी नहीं उठेंगे जो कि दलित साहित्यकार उठा देते हैं। मुझे एक बार मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगी। गांधी पीस फाउंडेशन में एक मीटिंग थी पानी को लेकर के, और वहां पर जो थे हमारे बड़े पानी पर जिन्होंने बहुत काम किया है, वो अपना पानी के बारे में, हमारे इतने कुएं थे, हमारे इतने तालाब थे, हमारे ये थे, उसी में मोहनदास मिश्रा जी ने कहा था, अरे भैया बाढ़ में गए तुम्हारे कुएं तालाब ये सब, हमें तो तुम चढ़ने भी नहीं देते थे मुडेर पर। तो अब बताओ कि वो इतनी ज्यादा महानता गा रहे हैं, हमारे यहाँ 500 हजारों तालाब होते थे, ये होता था, लेकिन दलितों को तो वहां पे चढ़ने की वो चढ़ने में, प्रेमचंद की कहानी है ठाकुर का कुआं, आप पढ़िए। तो ये जो असहज सवाल है, ये वही मैं कह रही हूँ कि ये जो है ना, ये जो है वो सराहा सकते हैं, जो हमारे वो कास्ट के सवाल पे जी कास्ट का सवाल एक बहुत बड़ा बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो शायद उनको लगता होगा कि अगर ये आएंगे तो इनकी आवाज आएगी, लेकिन जरूर है कि वो जल जगह जमीन की बात जरूर करेंगे, लेकिन जातीय अस्मिता की बात नहीं करेंगे। मैत्रेयी जी कोई एक टिप्पणी आप आखिरी करें और कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। जी देखो संजीव, मैं जो हूँ बहुत छोटेपन से मैं ये क्यों सोचती थी मुझे नहीं पता, मैं तो अपर कास्ट में जन्मी थी, हैं, लेकिन मैं क्यों सोचती थी ऐसा कि हमारे गांव में, गांव की बात बता रही हूँ, गांव अब ये एक गांव की नहीं है, ये इस भारतवर्ष के सारे गांवों की है, कि जो दलितों के घर हैं वो गांव के बाहर होंगे। कभी तुमने गांव के बीच में दलित का घर देखा है? नहीं, नहीं होगा बिल्कुल है। और दलितों की जो शादियां होंगी वो बिल्कुल अलग से होंगी। ये मेरे साथ वो लड़के लड़कियां पढ़ते थे, तो मुझे तभी से मैं सोचती थी ऐसा क्यों है? लेकिन इसको बड़े होते होते हम जैसे कई भूल जाते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर याद रखें तो ये भेदभाव ना रहे, बिल्कुल नहीं रहे। जो उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है ठाकुर का कुआं, ठाकुर का कुआं हर गांव में ठाकुर के कुएं होते हैं, कुआं नहीं कुएं होते हैं, हर दिशा में उनके कुएं होते हैं, और वहां से वो जो गिनती की जातियां हैं वो ही पानी भरती हैं। जिन्हें दलित कह रहे हो या जो भी कुछ गांव में कहते हैं, उनको नहीं भरने दिया जाता। तो ये हमारे जो बचपन में भी ये सवाल उठते थे दिमाग में, लेकिन किससे पूछें, किससे कहें, कोई सुनने को तैयार नहीं, आज भी नहीं है। आज भी गांव में मैं बात करती हूँ तो तैयार नहीं है सुनने को। कैसी बात कर रही है तू? अरे ऐसा कहीं होता है? अरे ऐसा कहीं नहीं, तुम अपने यहाँ ही करो ना ऐसा। तो मतलब तुम उनके मन में और उनकी शिकायत, संजीव मैं बड़ी ईमानदारी से सच्चाई से कह रही हूँ, मेरे ही गांव के लोग, उनकी शिकायत दलितों के प्रति होती है सारी। अब तो ऐसा कर रहे हैं, अब तो वैसा, मतलब वो देख नहीं सकते, वो हर जगह है, वो हर जगह, वो हाँ,
सारी आंखें उन पे ही है। द्रौपदी मुर्मू का नाम आते ही द्रौपदी मुर्मू आई, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उनको वो सारा उत्साह देख नहीं सकते, इतना उनको हुआ है जी। तो ये हमारे नस नस में घुसा हुआ है ना, ये नस नस में घुसा हुआ है। तो ये जो हमारे परिवार है, माता पिता यही समझाएं तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं। जब हम ही हेट कर रहे होंगे, हम ही छुआछूत कर रहे होंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे। ये है कि पिछले 10-20 सालों से कम हिंदी में भी मराठी को देखते हैं कि वहां पे जगह बना ली गई, बांग्ला ने स्वीकार कर लिया बिल्कुल। और एक मजबूत दलित लेखक को दलित साहित्य अकादमी का। लेकिन हिंदी की स्थिति है कि कोई रंग चढ़ता ही नहीं है दूसरा, पढ़े नहीं रंग वाला मामला है 10 साल से। और अब तो एक ढाल मिल गया है कि आप हर बात को मोदी विरोध में आप अपने को प्रोग्रेसिव बता सकते हैं। इंक्लूजन के सवाल, दूसरे सारे सवाल को आप परे कर दीजिए। कुछ नहीं, और रिपोर्ट कर आएंगे और जेल करवा देंगे तुम्हारी। करो वो तो दूसरा ही प्रश्न। हाँ, तो उल्टा ही ये रक्षा गीता कह रही है कि अनीता जी, बावजूद इसके कि पुरस्कारों में जातीयता, अभिजात्यता, उच्च वर्ग कास्ट की राजनीति चलती है, आज के साहित्यकार परिदृश्य में दलित साहित्य जिस मुकाम पर है, समझ सकते हैं यह साहित्य अपने बलबूते आगे बढ़ा है। ऐसे में पुरस्कारों के महत्व पर अपने आप ही मैत्रेयी जी की बेहतरीन उदाहरण। पुरस्कारों से ज्यादा संस्थानों में कब हजारों करोड़ का फंड है, इस फंड को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल है। भारत सरकार का संविधान के जरिए क्रिएटेड फंड है। मैं वहां रहते हुए भी कहती थी कि ये पैसा आया है, इसको बांटो, और तुम ये देख के क्या बांटते हो, बांटो ना, सब उनका भी हक है। मैं कहती थी मैगजीन में उनका भी हक है, उनका हिस्सा है, तो कोशिश करें। लेकिन फिर हमारा कार्यकाल जल्दी से पूरा किया और हमें चलता कर दिया, वो हमारा काम चला ही नहीं फिर, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता संजीव, ये नहीं अच्छा लगता। बदलाव तुम करो तो नहीं अच्छा लगता। ये कृत्या पोएट्री मूवमेंट से कि उष्णा स्मृति में ये नियम स्पष्ट रूप से लिखे हैं, स्मृति काल 2000 साल पहले की है। इतने पुराने नियम स्मृति की जगह डीएनए बन जाते हैं, तो निश्चित तौर पे जातिवाद और स्त्री विरोध डीएनए बन चुका है। बिल्कुल। टिप्पणी है, इसलिए सभी के लिए समान प्रकार। ये अभी राजस्थान और अन्य जगह में भी हो रहा है। अनीता जी, वो जो आपको पानी वाली बात आपने कही, एक टिप्पणी है उर्मिला शुक्ल की कि पुरस्कार ही नहीं मैम, छपने और चर्चित होने के लिए भी खामोशी ओढ़ी जाती है। खास किस्म का ये होता है। नो प्लेस फॉर वीमेन, संजीव सर, मैत्रेयी मैम सब कुछ बोल देंगे बेझिझक। तो जब आप बात कर रही थी पुराने समय का, तो कुल मिलाकर के एक आज हमने ये बातचीत रखी, कोशिश की जानी चाहिए न सिर्फ चर्चा के लिए। मैं फिर दोहरा दूं कि पिछले 10 साल से तो मिनिमम देख रहे हैं कि ये विमर्श सोशल मीडिया से लेकर के पत्र पत्रिकाओं में एक जगह बना रहा है। मैं तो संजीव ये कहूंगी कि एनजीओ तक में भी वर्चस्व, एनजीओ में भी दलितों की जगह नहीं है। अच्छा देखिए, कास्ट के सवाल राजनीतिक पार्टियों को मत रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मत रहे हैं। पहले पुराने नक्सलवाद के प्रति से प्रभावित साथी रहे हम लोगों के, और अब काफी पहले छोड़ गए वो, और बड़े कलाकार हैं, तो वो भी कहते रहे कि वहां भी मत रहा है। तो हर जगह से, और सब थोड़ा एडजस्ट भी कर रहे हैं। भाजपा तो कर ही चुकी, संघ कर रहा है दूसरे, लेकिन हिंदी के साहित्यकार कस से मस नहीं, इनके डीएनए में निश्चित तौर पर ये कास्ट और स्त्री विरोध जो है वो ज्यादा गहरा पैटर्न 10 साल से लगभग विमर्श में है। लोग सवाल उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन ये बदल नहीं रही है। लेकिन स्थितियां बदलनी होगी, कोशिश करनी होगी, और सरकार चाहे जिसकी भी हो, सरकार के सामने भी रिप्रेजेंटेशन लेकर जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इन तमाम अकादमियों में, इन तमाम संसाधनों में भागीदारी के सवाल हल हों। आज हमने हमारे साथ मैत्रेयी जी बनी रही, अनीता भारती रही, और आप सब बने रहे। बाद में भी जो लोग देखें इस वीडियो को, इस विमर्श के केंद्र में लाएं, प्रयास करें कि संसाधनों में कायदे से भागीदारी का सवाल हल हो। कल फिर मिलते हैं 8 बजे किसी और सवाल तक के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय भीम।